Hello student, myself Fateh Singh by this video talking about morphology of flowering plant. पुष्पी पादपों अर्थात आवर्तबीजी पादपों की आकारिकी। पादप आकारिकी वनस्पति शास्त्र की वह शाखा जिसमें पादपों की बाह्य संरचना एवं पादप अंगों के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। पादप आकारिकी प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है। प्लांट मॉर्फोलॉजी के जनक डब्ल्यू हॉफमिस्टर को माना जाता है एवं बाहर की पादप आकारिकी के जनक प्रोफेसर वी पुरी को माना जाता है। स्टूडेंट, पादप आकारिकी में पादपों की बाह्य संरचना एवं उसके पादप लक्षणों का या पादप अंगों के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। हम एक आवर्तबीजी पादप की संरचना को देखते हैं तो उसमें अनेक अंग दिखाई देते हैं। इन अंगों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट, कायिक भाग, अर्थात वेजिटेटिव पार्ट, जिसमें केवल कायिक ही अंग होंगे, अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार के जनन से संबंधित अंग सम्मिलित नहीं होते हैं। ये जड़ मीन्स रूट, तना मीन्स स्टेम एंड पर्ण मीन्स लीफ होते हैं। एंड सेकेंड, जनन भाग, इट मीन्स रिप्रोडक्टिव पार्ट। आवर्तबीजी पादपों में मुख्यतः जो जनन भाग होते हैं वो पुष्प में पाए जाते हैं। इट मीन्स पुष्प उसका मुख्य रूप से जनन अंग होता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पुष्प, फ्लावर, फ्लावर ओके, इसमें क्या होगा, फल अर्थात फ्रूट एंड बीज, सीड, ये क्या होंगे, इसके जनन भाग होते हैं। एक जो पादप होता है उसकी संरचना को जब हम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें सबसे आधारीय भाग जड़ होता है जो कि बीज के अंकुरण के फलस्वरूप उत्पन्न मूलांकुर से विकसित होता है तथा उसके ऊपर की ओर वायवीय भाग जो कि स्तंभ कहलाता है, जिस पर पर्व एवं पर्व संधियां होती हैं और इन पर्व संधियों पर शाखाएं और इन पर शाखाओं पर क्या होंगी, पर्ण उत्पन्न होती हैं। तो जड़, तना एवं पर्ण ये इसके कायिक भाग होते हैं तथा इस पर पाए जाने वाली पुष्पीय संरचना, ये आप देख रहे हैं, ये पुष्प हैं, पुष्पीय संरचना जो कि इसका जनन अंग होता है, जिसमें कि नर एवं मादा जनन अंग पाए जाते हैं। और यह पुष्प और पुष्प में पाए जाने वाला जो अंडाशय होता है जब परिपक्व होता है तो वो फल का निर्माण करता है और उसमें क्या होता है, बीज होता है। और जब हम बीज को बोते हैं तो उसमें उपस्थित जो भ्रूण होता है वो क्या हो जाता है, अंकुरित होता है जब बीज, तो उससे मूलांकुर एवं प्रांकुर का निर्माण होता है। मूलांकुर से मूल एवं प्रांकुर से क्या हो जाता है, प्रहो का निर्माण होता है, जिनको कि हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम आवर्तबीजी पादप की बाह्य संरचना को देख लिया है, जिसमें जड़, तना एवं पर्ण जो कि कायिक भाग होते हैं एवं पुष्पीय संरचना क्या होती है, जनन भाग होती है। इसका हम 1 बाय 1 पार्ट का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रूट अर्थात मूल।
बेटा मूल, इट मीन्स रूट। रूट क्या है? पादप का आधारीय भाग है, राइट? क्या है? आधारीय भाग है। इसका विकास कैसे हुआ, यह उत्पन्न कैसे हुआ? जब हम किसी बीज को, सीड को क्या करते हैं? बोते हैं, तो क्या होता है? पानी को अवशोषित कर भ्रूण क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। और जब सक्रिय होता है तो क्या होगा? अंकुरित होता है। और अंकुरित होने पर क्या हो जाता है? उससे अंकुरण नाल निकलता है। क्या हो गया? अंकुरित होता है। और जब अंकुरित होता है तो उससे क्या होगा? मूलांकुर एवं प्रांकुर। ओके, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे से याद हो कि मूल कहाँ उत्पन्न होती है और किस से विकसित होती है। ओके, ये क्या है? मूलांकुर। और ये प्रांकुर। इस मूलांकुर से क्या होगा? आगे प्राथमिक मूल का निर्माण होता है। और इस प्राथमिक मूल से द्वितीयक एवं तृतीयक मूल का निर्माण होने से मूल तंत्र विकसित होता है। इसलिए हम अब मूल को परिभाषित करें। पौधे का मूलांकुर से उत्पन्न होने वाला, यानी कि क्या है? पौधे का मूलांकुर से उत्पन्न वह भाग जो सूर्य के प्रकाश के विपरीत एवं भूमि के अंदर धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती वृद्धि करता है, क्या कहलाता है बेटा? मूल कहलाता है। तथा यह मूल आगे विकसित होकर मूल तंत्र का निर्माण करता है। मूल के अभिलाक्षणिक गुण, फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 बाई 1 कभी भी हमें रैंडम नहीं याद करना है। हम मूल को देख के उसके 1 बाई 1 जो लक्षण होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1 क्या है? मूल पादप अक्ष का आधारीय भूमिगत भाग होता है। यह पादप अक्ष का आधारीय भूमिगत भाग होता है। यस, क्या होता है? भूमिगत भाग होता है। नंबर 2 बेटा, हमने बताया कि यह किससे उत्पन्न होता है? मूलांकुर से उत्पन्न होता है। यह मूलांकुर से उत्पन्न
होता है। किससे उत्पन्न होता है? मूलांकुर से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, यह बेलनाकार संरचना होती है। स्टूडेंट, अगर हम रूट को देखते हैं तो आपको यह कैसी दिखाई देती है? सिलेंड्रिकल, अर्थात बेलनाकार संरचना दिखाई देती है। जब इसकी संरचना को आप देखते हैं तो इस पर पाए जाने वाली जो बाह्य सतह होती है उस पर आप देखते हैं, क्या चीज़ देखते हैं कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई रंध्र नहीं पाया जाता है तथा उस पर कोई मोटी उपत्वचा नहीं पाई जाती है। इसकी बाह्य सतह पर रंध्र एवं उपत्वचा का अभाव होता है। नेक्स्ट, आपने देखा है मूल को, अभी आप ये देख रहे हैं मूल, ये प्लांट है, ये ग्रीन है, फ्लावर क्या है? कलरफुल है, बट आप इसका सबसे नीचे का जो भाग देखेंगे जो कि मूल है, तो ये ग्रीन है, ये ग्रीन है। सामान्यतः ये ग्रीन नहीं होता है। क्या? सामान्यतः ये ग्रीन नहीं होता है। और आप देख रहे हैं ये बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है, राइट। और ये देखो मिट्टी जैसी इसके कण दिखाई दे रहे हैं, तो ये भूमिगत भाग ही होता है। ओके, सिलेंड्रिकल है और इस पर किसी भी प्रकार के कोई रंध्र या उपत्वचा नहीं पाई जाती है। अब किस पर टॉपिक पॉइंट पर थे कि इसमें क्या है? पर्णहरित नहीं पाया जाता है। लेकिन अपवाद तो हर जगह पर होते हैं। कुछ एक ऐसे पादप होते हैं जैसे ट्रापा, टीनोस्पोरा आदि, उनकी जड़ों में क्या होते हैं? हरित लवक पाया जाता है, जिससे वो क्या कर लेती हैं? फोटोसिंथेसिस क्रिया का काम भी करती हैं। ओके, इसकी बाह्य त्वचा पर हो गया। नेक्स्ट, मूल में सामान्यतः पर्णहरित अनुपस्थित होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप। किसमें बेटा? ट्रापा एवं टीनोस्पोरा में पाया जाता है। राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट, मूल पर आपने देखा है, बार बार दिखा रहा हूं, देखो तना है, ये देखो पर्व संधि पर पर्ण निकल रही हैं और दो पर्व संधियों के बीच में क्या है? पर्व है, राइट। इसमें न तो कोई पर्ण है न ही पर्व एवं पर्व संधि पाई जाती हैं। सामान्यतः मूल पर पर्ण कोमा पर्ण पर्व एवं पर्व संधि या संधियों का अभाव होता है, लेकिन कुछ पादप जैसे शकरकंद, हाइपोमिया बटेटस, शकरकंद, शीशम, डलबर्जिया, शीशु में मूल कलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें
पृथक कर अलग से भूमि में लगाने पर नवोद्भिद में क्या हो जाते बेटा? परिवर्धित हो जाती हैं। यस, नेक्स्ट बेटा, मूल के शीर्ष भाग सबसे इमेच्योर भाग होता है, परिपक्व भाग होता है, जिस पर रगड़ आदि से वो नष्ट हो सकता है। उसके बचाव के लिए जैसे हम सिर पर हेलमेट पहनते हैं बचाव के लिए, ठीक उसी प्रकार से इस पर भी एक टैप पाया जाता है जिसको मूलगोप कहते हैं। क्या पाया जाता है? मूल के शीर्ष भाग पर मूलगोप अर्थात रूट कैप पाया जाता है। यस, नेक्स्ट पादप मिट्टी के अंदर होता है, भूमि में, और मिट्टी से ही मूल क्या करती है? जल का अवशोषण करती है। लेकिन सारा काम मूल ही थोड़ी करती है। मूल पर कुछ एक कोशिकीय रोमिल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? मूल के लिए अर्थात पादप के लिए क्या करते हैं? भूमि से पानी का अवशोषण करते हैं। अर्थात क्या हो गया? मूल पर क्या पाए जाते हैं? मूलरोम पाए जाते हैं। मूल पर मूलरोम पाए जाते हैं जो जल अवशोषण का कार्य करते हैं। ओके, ये हमारे मूल के कुछ अभिलाक्षणिक गुण हैं। अब हम ये देखते हैं, कुछ में तो मूल एकदम मोटी से नीचे पतली पतली होती हुई और बहुत गहराई में चली जाती है, मूसला मूल कहलाती है। और कुछ मूल ऐसी होती हैं जो पादप के आधारीय भाग से न निकलकर पादप के मूलांकुर से उत्पन्न होकर अन्य भाग से उत्पन्न हो जाती हैं। और कुछ मूल ऐसी होती हैं जो न तो उन पादप के अन्य भाग से निकलती हैं, वो मूलांकुर से ही उत्पन्न होती हैं, लेकिन उनकी वृद्धि क्या होती है? अल्पकालिक होती है, और वो शीघ्र ही क्या हो जाती हैं? रेशे में परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए हम क्या पढ़ेंगे? मूल के प्रकार। मूल के प्रकार। मूल सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। मूसला मूल अर्थात टैप रूट, और दूसरी अपस्थानिक मूल अर्थात एडवेंटियस मूल। बट एक मूल और होती है जो मूसला मूल की वृद्धि अल्प कुछ एक पादपों में ही पाई जाती है, जैसे एक बीजपत्री पादप, जिसमें मूसला मूल की वृद्धि अल्पकालिक होती है और वो शीघ्र ही रेशे में बदल जाती है। मूल के प्रकार। मूल सामान्यतः दो प्रकार की होती है। राइट, नंबर फर्स्ट, मूसला मूल। कौन सी होगी? मूसला मूल अर्थात टैप रूट। सेकंड, अपस्थानिक मूल अर्थात एडवेंट रूट। ओके, एंड थर्ड,
मेनली दो होती हैं, बट कुछ पादपों में क्या हो जाती है, झकड़ा अर्थात रेशेदार मूल, फाइब्रस रूट भी पाई जाती है। मूसला मूल बीज के अंकुरण के फलस्वरूप निर्मित मूलांकुर से उत्पन्न होने वाली मूल, जो कि आगे जब वृद्धि करती है प्राथमिक मूल कहलाती है, जिसे हम मूसला मूल कहते हैं, जिससे सेकेंडरी एंड टर्सरी द्वितीयक एवं तृतीयक मूल भी उत्पन्न होती हैं। परिणाम स्वरूप मूसला मूल तंत्र का निर्माण होता है। अर्थात मूसला मूल क्या है, ऐसी मूल जो कि मूलांकुर से क्या होती है, उत्पन्न होती है, टैप रूट अर्थात मूसला मूल कहलाती है। इनसे क्या है, प्राथमिक मूल, ये क्या होगी, द्वितीयक मूल, और द्वितीयक से क्या होगी, तृतीयक मूल उत्पन्न होती हैं। क्या कहलाती है, मूसला मूल होती है। प्राथमिक, द्वितीयक, ओके, प्राथमिक मूल, ये द्वितीयक मूल, और ये क्या हो गया, तृतीयक मूसला मूल। किसमें पाई जाती हैं मूसला मूल? जनरली द्विबीजपत्री जो पादप हैं, सरसों, गुड़हल, चना आदि में ये मूल पाई जाती हैं। अपस्थानिक मूल, ऐसी मूल जो कि मूलांकुर से उत्पन्न होकर पादप के अन्य भाग से उत्पन्न होती है, अपस्थानिक मूल कहलाती है। जैसे बरगद, बरगद में जो शाखाएं होती हैं वायवीय होती हैं, और उन शाखाओं से कुछ एक ऐसी संरचनाएं बेलनाकार उत्पन्न होती हैं जिनकी वृद्धि कैसी होती हैं, गुरुत्वानुवर्ती होती हैं, जो पादप को सपोर्ट करने का काम करती हैं। ये एक बीजपत्री पादपों में भी पाई जाती हैं, जैसे गन्ना, जौ, ज्वार, बाजरा, गेहूं आदि। उनकी जो पर्वसंधि होती हैं, वहाँ से छोटी छोटी पतली पतली कुछ स्टिल्ट अर्थात जिन्हें क्या कहते हैं, जटा मूल कहते हैं, उत्पन्न होती हैं, जो भूमि की तरफ वृद्धि कर उनको सपोर्ट करने का कार्य करती हैं। कुछ एक पादपों में, ब्राइफिलम आदि में पर्ण से भी क्या होती है, अपस्थानिक मूल निकलती हैं। ओके, ये सुगर केन अर्थात गन्ना, जो स्तंभ क्या है, पर्व एवं पर्व संधियों में बटा होता है। मूल, इसमें ये देखिए, ये निकल रही हैं, यहाँ से ये निकल रही हैं। ये क्या है, अपस्थानिक मूल, अपस्थानिक मूल कहलाती हैं। राइट, ठीक इसी प्रकार से क्या होती है, बरगद में उनकी शाखाओं से, ये बरगद है,
शाखाएं इससे इस तरीके से। ये क्या हैं? अपस्थानिक मूल हैं। ओके, नेक्स्ट, रेशेदार मूल। सामान्यतः ये एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती हैं। इन पादपों में मूसला मूल अल्पकालिक होती है। कुछ समय पश्चात मूसला मूल की वृद्धि रुक जाती है तथा वह रेशे में परिवर्तित होकर कैसी बन जाती है? गुच्छेदार संरचना में परिवर्तित हो जाती है। इस तरीके से रेशेदार मूल में परिवर्तित हो जाती है। किस में पाई जाती है? एक बीजपत्री पादपों में, जैसे घास, गेहूं आदि। ओके, नेक्स्ट, मैंने बताया आपको मूल के अभिलाक्षणिक लक्षण, मूल के प्रकार। हम जब मूल को देख रहे हैं तो ये मूल गुरुत्वानुवर्ती वृद्धि करती है, तो हमें इसके जो वृद्धि प्रदेश है उसके बारे में अध्ययन करना होगा। तो सेकंड, मूल का वृद्धि प्रदेश। मूल का वृद्धि प्रदेश मूल के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। मूल का प्रदेश। ओके, मूल के कुछ निश्चित सीमित क्षेत्र में वृद्धि पाई जाती है जिसे मूल का वृद्धि प्रदेश कहते हैं। आवर्तबीजी पादप में मूल के 4 वृद्धि प्रदेश पाए जाते हैं, जो सामान्यतः मूलगोप, रूट कैप। सेकंड, विभज्योतकी क्षेत्र अर्थात कोशिका विभाजन क्षेत्र का विभाजन क्षेत्र या विभज्योतकी मेरिस्टेमेटिक जोन क्षेत्र। एंड थर्ड, दीर्घीकरण क्षेत्र। इसको विभज्योतकी दीर्घीकरण क्षेत्र। एंड फोर्थ, परिपक्वन क्षेत्र या मूलरोम प्रदेश। क्या कहते हैं बेटा? मूलरोम प्रदेश। ओके, डायग्राम देखिए। मूलरोम,
फर्स्ट मूलगोप, रूट कैप। सेकेंड विभज्योतकी क्षेत्र, मेरिस्टेमेटिक एंड थर्ड विभज्योतकी दीर्घीकरण क्षेत्र, मेरिस्टेमेटिक इलोंगेशन रीजन एंड ऐसे कर देते हैं इसको। ओके, परिपक्वन क्षेत्र या मूल रोम प्रदेश, मूल रोम प्रदेश। रीजन, मैच्योरेशन रीजन या रूट हेयर रीजन। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल मूलगोप। हम जब मूल का वृद्धि प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो मूल के शीर्ष भाग पर एक विशिष्ट संरचना अर्थात टोपी के समान संरचना दिखाई देती है जो मूल के शीर्षस्थ अग्रभाग की सुरक्षा का कार्य करती है, जिसे मूलगोप कहते हैं। अर्थात मूलगोप मूल के शीर्षस्थ भाग पर पाए जाने वाले विभज्योतकी क्षेत्र को उसकी रगड़ अर्थात घर्षण से नष्ट होने से बचाने का काम करती है। सामान्यतः यह एक स्तरीय मोटा स्तर पाया जाता है, बट कुछ एक पादपों में जैसे पेंडेनस अर्थात केवड़ा में यह बहुस्तरीय संरचना पाई जाती है। एवं जो जलीय पादप होते हैं उनमें यह एक झिल्ली सदृश संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, मूल पॉकेट के नाम से जानते हैं। नंबर सेकेंड, कोशिका विभाजन क्षेत्र अर्थात विभज्योतकी क्षेत्र। मूलगोप के ठीक पीछे मूल का सबसे शीर्षस्थ भाग विभज्योतकी क्षेत्र कहलाता है, जिसकी कोशिकाएं एक समान कोशिकाएं होती हैं जिनमें विभेदन नहीं पाया जाता है, अर्थात ये समान आकार की पाई जाती हैं। इनकी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन निरंतर पाया जाता है, जिससे ये मूलगोप की नष्ट हुई कोशिकाओं को प्रतिस्थापित कर और उसका निर्माण करती रहती हैं। सामान्यतः यह 1 से 2 मिलीमीटर का होता है। नेक्स्ट, विभज्योतकी क्षेत्र, विभज्योतकी दीर्घीकरण क्षेत्र। ओके बेटा, मेरिस्टेमेटिक इलोंगेशन रीजन। विभज्योतकी क्षेत्र के ठीक पीछे अपेक्षाकृत लंबा एवं चौड़ा भाग पाया जाता है, जिसे विभज्योतकी दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। इसकी कोशिकाएं
चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई में वृद्धि करती हैं, परिणाम स्वरूप मूल की लंबाई में वृद्धि होती है। मूल की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? विभज्योतकी दीर्घीकरण क्षेत्र होता है, जो लगभग 2 से 7 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट, परिपक्वन क्षेत्र अर्थात मूल रोम प्रदेश। विभज्योतकी दीर्घीकरण क्षेत्र के ठीक पीछे अपेक्षाकृत चौड़ा भाग पाया जाता है, जिसकी कोशिकाएं स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। इस क्षेत्र से एक कोशिकीय मूल रोम उत्पन्न होते हैं, जिसे मूल रोम प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यह सामान्यतः 1 से 4 सेंटीमीटर का पाया जाता है। मूल के वृद्धि प्रदेश में यह भाग पर पाए जाने वाले मूल रोम मृदा से जल का अवशोषण का कार्य करते हैं। स्टूडेंट, ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स हम क्लियर करेंगे, पढ़ाएंगे। आपको इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।